IAS Academy. Myself Dr. Vijay Pratap Sahi, Director of Royal IAS Academy. स्टूडेंट्स, ये सारे लेक्चर्स जो भी हम आपको इस सीरीज में डाल रहे हैं वो सारी की सारी जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होगी हम सभी उनकी ऑनलाइन सीरीज आपको डालते रहेंगे और आप सभी को इससे डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू। आज के लेक्चर में हम सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस देखेंगे। सिटीजनशिप, जैसे कि मैंने पहले के लेक्चर में भी आपको बताया है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड है और दैट चैप्टर्स आर कॉल्ड पार्ट। ऐसे ही हमारा सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है वो चैप्टर 2 यानी पार्ट 2 में दिया गया है, जहां पर आर्टिकल्स जो है वो 5 से लेकर 11 तक के जो आर्टिकल हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड वो चैप्टर 2 पार्ट 2 में दिए गए हैं। अब यहाँ एक और चीज इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, जैसे हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ, कमेंसमेंट यानी कभी हुआ 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ, तब से किन लोगों को सिटीजनशिप मिल जाएगी ये प्रोविजन हमारे आर्टिकल्स में दिए हुए हैं। लेकिन उसके बाद जो उनके बच्चे होंगे या उनसे रिलेटेड जो आगे के जो कोई भी दूसरे हैं, अगर उनको सिटीजनशिप चाहिए तो उसके लिए हमारा आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट हैज राइट कि उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो फॉर्म कर सकता है, बना सकता है। और इसी को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो हमको यहाँ पर दो ऐसे प्रोविजंस यानी किनको मिल जाएंगे वो हम आर्टिकल्स में देखेंगे, और सिटीजनशिप जो है एक्ट जो है 1955 में हम देखेंगे उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं। तो हम इनको दो तरह से समझेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि सिटीजनशिप किनको किनको मिल जाएगी, उससे रिलेटेड प्रोविजंस कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसमें जो मैंने बताया आपको 5 से लेकर 11 आर्टिकल है, तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन का 5 to 11, उसमें 5 एक्सप्लेन करता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के समय जो था किनको किनको मिल जाएगा। At the commencement of the Constitution, every person who has the domicile in the territory of India, वो सभी लोग जिनको भारत के अंदर डोमिसाइल मिला हुआ है, उनको डोमिसाइल एक बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड है। डोमिसाइल का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा द परमानेंट एड्रेस। परमानेंट जो एड्रेस है उसे डोमिसाइल कहा जाएगा। परमानेंट एड्रेस में जहां परमानेंटली रह रहे हैं, आप भारत के अंदर रहते हैं और आप 2, 4, 5 साल के लिए कहीं बाहर भी चले जाते हैं, फिर यहाँ पर वापस आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये बिलोंग्स टू इंडिया, तो दैट इज कॉल्ड द परमानेंट एड्रेस। तो इसे कहेंगे डोमिसाइल। तो या फिर आपके पास डोमिसाइल है जिनको भी उस समय था इंडिया का, उनको सिटीजनशिप मिल गई, या उसके अलावा ये सारे प्रोविजंस फुलफिल होने चाहिए। इनमें से कोई एक, कौन कौन सा? हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसका जन्म भारत के सीमा क्षेत्र के अंदर हुआ है। Either of whose parent was born of the territory of India in the territory of India, या उनके पेरेंट्स का बॉर्न भारत के टेरिटरी के अंदर हुआ है, या who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement। यानी जिस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ उसके पहले 5 साल वो यहाँ पर 5 साल से रह रहा हो। तो इन तीनों में से अगर कोई भी एक जो फीचर्स उनके फुलफिल होते हैं तो उनको भारत की नागरिकता यानी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है। ये कहता है हमारा आर्टिकल 5। अब देखते हैं हम आर्टिकल 6 क्या कहता है। आर्टिकल 6 बेसिकली बात करता है, ये उन लोगों के लिए प्रोविजंस है जो पाकिस्तान से इंडिया आए। They were coming from the Pakistan to India, भारत से पाकिस्तान आए, तो अब उनके लिए भी प्रोविजंस डाले गए हैं। तो 6 उनकी से बात करता है जो पाकिस्तान से इंडिया है। इसको 2 डिफरेंट क्लॉज में समझा जा सकता है। फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है? फर्स्ट कहता है he or either of his parent or any of his grandparent was born in India as defined। मतलब उनके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट और कोई भी अगर भारत से यानी इंडिया से बिलोंग करता है और वो माइग्रेट करके डेट है जो है या अनडिवाइडेड इंडिया से जो बिलोंग करता था 1935 में जैसा कि दिया हुआ है, तो डेट है जुलाई 1948 यानी 19 जुलाई 1948।
के पहले अगर वो भारत में आया है तो उसको नागरिकता यानी सिटीजनशिप मिल जाएगी। यानी उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या अनडिवाइडेड इंडिया से बिलोंग करते थे और वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया है तो उसको यहाँ के सिटीजनशिप मिल जाती है। ये कहता है फर्स्ट क्लॉज। इसका मतलब, और ये कि 19 जुलाई 1948 की डेट क्यों रखी गई, वो इसलिए रखी गई क्योंकि इसके बाद से परमिट सिस्टम का जो है अनाउंसमेंट हुआ था। यानी उसके बाद परमिट लेके ही कोई भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया आ जा सकता था, तो इसीलिए ये डेट रखी गई। अब इसमें सेकेंड प्रोविजन कहता है उनकी जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए उनको कैसे सिटीजनशिप मिलेगी। तो अगर वो 6 मंथ यहाँ कम से कम रह लिए हैं, 6 मंथ अगर वो रहते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर वो रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया है या रजिस्ट्रेशन के थ्रू उन्हें सिटीजनशिप मिल गई है तो वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। यानी उसके बाद 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो रजिस्ट्रेशन से चाहे तो सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। ये कहता है हमारा आर्टिकल 6, यानी बिफोर एंड आफ्टर फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया जो माइग्रेट करके आए उनके लिए प्रोविजन की बात करता है आर्टिकल 6। अब 7 क्या कहता है? 7 जो है बेसिकली हम देखेंगे तो ये ओवरराइड करता है किसको? 5 और 6 को। इसमें भी दो डिफरेंट प्रोविजन है। फर्स्ट प्रोविजन क्या कहता है? ये कहता है 5 और 6 अ पर्सन हु हैज आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947, यानी जो भी व्यक्ति 1 मार्च 1947 को माइग्रेट कर गए पाकिस्तान को, उनके लिए 5 और 6 के प्रोविजन काम नहीं करेंगे, यानी उनको किसी भी तरह से इंडिया के सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद बात करता है सेकेंड, प्रोवाइड दैट नथिंग इन द आर्टिकल शैल अप्लाई टू अ पर्सन आफ्टर हैविंग सो माइग्रेटेड टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडिंग इन पाकिस्तान एज रिटर्न टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब जो इस डेट को माइग्रेट करके चले गए पाकिस्तान लेकिन फिर वो वापस आ गए इंडिया में, तो उनके लिए जो क्लॉज बी है यानी कि उन 6 महीने यानी 6 मंथ अगर वो यहाँ पर रह चुके हैं तो वो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के सामने रजिस्ट्रेशन के लिए सिटीजनशिप का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट प्रोविजन जो चले गए हैं वो वहां पर सेटल हो गए हैं तो उनको यहाँ सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बाद आए हैं और हाँ वो अगर रीसेटलमेंट और परमानेंट के लिए नहीं बल्कि परमानेंट सेटलमेंट के लिए यहाँ पर आए हैं तो 6 महीने रह गए हैं, 6 मंथ रहने के बाद, कंटिन्यूस रहने के बाद वो प्रेस्क्राइब अथॉरिटी के साथ सामने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन के थ्रू एक्वायर कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप। ठीक, तो ये कहता है हमारा 7। 8 क्या बात करता है? 8 बात करता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, यानी ये बात कर रहा है जो भारत के बाहर यानी अब्रॉड की में जो लोग रहते हैं। अब अब्रॉड में डेफिनेटली पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है यानी वो क्षेत्र नहीं आएंगे क्योंकि उनके लिए प्रोविजंस ऑलरेडी दे दिए गए हैं। ठीक, तो 8 में जो भी अब्रॉड रहते हैं और वो कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं इंडिया से, अनडिवाइडेड इंडिया जो 1935 एक्ट में भी था उससे बिलोंग करते हैं तो उनके लिए सिटीजनशिप के प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक, तो ये बात करता है हु इज ऑर्डिनरी रिजाइडिंग इन एनी अदर कंट्री आउटसाइड इंडिया एंड सो डिफाइंड शैल बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया यदि इफ ही हैज बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री। जहां पर वो रह रहे हैं वहां जो भी हमारे डिप्लोमेटिक काउंसिलर है उनके पास जाके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये उसकी बात करता है वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ मैनर प्रेस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। जिस हिसाब से जो हमारे गवर्नमेंट के थ्रू जो प्रोविजंस दिए गए हैं वहाँ जो भी हमारे काउंसलेट हैं जो डिप्लोमेटिक है वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन के लिए वे अप्लाई कर सकते हैं तो इंडियन के सिटीजनशिप वो एक्वायर कर सकते हैं वो अनडिवाइडेड इंडिया से यदि वो बिलोंग करते हैं। तो 8 बात करता है आउटसाइड इंडिया यानी अब्रॉड में जो पीपल रहते हैं वो किस तरह से सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। ठीक, तो आपने देखा 5 बात करता है, 5th बात करता है जिनका जन्म यहाँ हुआ है, उनके पेरेंट्स का बर्थ हुआ है या फिर कमेंसमेंट के पहले वो जो है 5 इयर्स
कम से कम रह रहे हैं तो उनको सिटीजनशिप मिल जाने की बात करता है। 6 बात करता है वो उनकी जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं लेकिन 19 जुलाई 1948 के पहले और बाद के लोगों के लिए प्रोविजन की बात करता है। 7 जो है उनमें से फर्स्ट जो है ओवरराइड करता है, वो बात करता है कि अगर 3 मार्च 1947 के पहले जो लोग सेटल हो गए फिर उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, लेकिन अगर कोई वापस यहाँ रीसेटलमेंट के लिए लेकिन परमानेंट रीसेटलमेंट के लिए आता है तो फिर वो सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है 6 मंथ रहने के बाद। और 8 बात करता है जो आउटसाइड इंडिया में पीपल है उनके लिए। तो ये सिटीजनशिप एक्वायर करने के बाद अलग अलग तरह से दी गई है। अब यहाँ पर 9 क्या बात करता है, यहाँ पर बात करता है पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजन ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी अ सिटीजन, यानी जो भी व्यक्ति किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है उसे भारत की सिटीजनशिप नहीं रहेगी, यानी वो अपने से चली जाती है। ठीक, तो ये जो है किस तरह से जाएगी उसकी बात करता है। 10 बात करता है कंटिन्यू ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजन, एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर any of the foregoing provision of this part shall, subject to the provision of any law that may be made by parliament, continue to be such citizen। यानी जिन्होंने इसके पहले के आर्टिकल्स के थ्रू जिनके पास भी सिटीजनशिप है और उन्होंने एक्वायर की है या उनके पास सिटीजनशिप अपने से मिली है, आगे चल के पार्लियामेंट अगर उसमें किसी भी तरह के संशोधन करता है या पार्लियामेंट जो भी बनाता है तो वो सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट होगा। तो उसमें अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उनको वो भी चीज़ें फुलफिल करनी होगी तो उनको सिटीजनशिप मिलेगी, लेकिन वो उस चेंजेस के अकॉर्डिंग ही कंटिन्यू कर पाएंगे। यानी द सिटीजनशिप बेसिकली द सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट का सब्जेक्ट होगा, उसमें लॉ अगर चेंज होते हैं तो उनकी सिटीजनशिप जो है वो बनी रहेगी, लेकिन उनको चेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग चीज़ों को फुलफिल करना होगा तभी वो कंटिन्यू करेगी। तो ये कहता है बात आर्टिकल 10। आर्टिकल 11 क्या कहता है, ये कहता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजन बाय लॉ, पार्लियामेंट हैज राइट टू रेगुलेट द लॉ ऑफ द सिटीजन, यानी ये संसद को यानी पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि वो रेगुलेट कर सके प्रोविजंस जो भी हैं सिटीजनशिप के, और फिर कहता है कि उससे रिलेटेड अगर कोई लॉ है तो वो बना सकता है। और इसी के थ्रू जो यहाँ बनाया गया है वो है सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसको हम देखेंगे आगे। तो इसके थ्रू बना गया है, यानी 11 जो है अधिकार देता है संसद को कि इसमें सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस में जो भी चेंजेस या बदलाव या एक्ट बना सकता है उनके लिए जो आगे सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कोई भी चेंजेस, अलग कॉन्सेप्ट है। अब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये भारत में बहुत सारे लोग जो इंडिया से या अनडिवाइडेड इंडिया से जो बिलोंग करते थे और वो दूसरे देशों में जाकर बस गए हैं, तो उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो यहाँ से बिलोंग करते हैं वो सिटीजनशिप के लिए वो वहाँ के सिटीजनशिप रखते हुए भी यहाँ एक IOC इंडियन ओवरसीज सिटीजनशिप के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं या वो सिटीजनशिप ले सकते हैं। लेकिन इसमें कहीं से भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो सिटीजन हैं उनके लिए ये प्रोविजंस अवेलेबल नहीं है। ये उन दो, क्योंकि उनकी पहले ही बात हो चुकी है, तो उन लोगों के लिए जो दूसरे देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर चुके हैं, इंडिया के अनडिवाइडेड इंडिया से बिलोंग करते थे या उनके पेरेंट बिलोंग करते थे, उनके ग्रैंड पेरेंट बिलोंग करते थे, तो वो ओवरसीज सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस सिचुएशन में उनको कुछ राइट्स, अधिकार दे दिए जाते हैं, लेकिन किसी भी तरह से इसको डुअल सिटीजनशिप नहीं समझा जाएगा। यानी उनको ये इकहरी नागरिकता है। डुअल का मतलब दे कैन नॉट कैरी डुअल पासपोर्ट, वो इंडियन पासपोर्ट लेने के हकदार नहीं है, उनको इंडियन पासपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन उनको कुछ चीज़ों में एक्स्ट्रा जो है राइट्स मिलते हैं क्योंकि वो सिटीजन्स थे यहाँ। लेकिन 9 प्रोविजन कहता है उन्होंने जैसे ही दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर की, यहाँ की सिटीजनशिप अपने से चली जाती है, लेकिन वो IOC इंडियन ओवरसीज सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात करता है इंडियन ओवरसीज सिटीजनशिप प्रोविजन। और इसी के थ्रू हमारे देश में हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जिसमें ऐसे लोगों को बुला करके सम्मान दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है
जो दूसरे देशों में रह करके जिन्होंने भारत का गौरव, जो प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ाई है। और 9 जनवरी का जो टाइम है वो इसीलिए हमने चुना है क्योंकि 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी भारत आए थे। तो ये हम हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ये सिटीजनशिप है।